चलिए आज हम लोग वैदिक युग के राजनीतिक और प्रशासन से संबंधित कुछ पहलू को देखते हैं। ये हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन देख रहे थे, तो उसमें राजनीतिक और प्रशासन से संबंधित कुछ पहलू देखेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका है कि समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। मतलब ऋग्वैदिक काल में वैदिक काल में समाज का स्वरूप कैसा था? आपका पितृसत्तात्मक था। हालांकि स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वे शिक्षित थी। मतलब स्त्रियां भी उस समय क्या होती थी? शिक्षित थी, और उनका भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता था। जबकि ओवरऑल आपका पूरा समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, और उनकी पहुंच सभा तक थी। वे स्थितियों की रचना करती थी और उपनयन प्राप्त करती थी। स्त्रियां विदत की सभाओं में भाग लेती थी। लड़कियां अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र थी। ठीक है। ऋग्वेद में बाल विवाह, सती या पर्दा प्रथा का कोई उदाहरण नहीं है। ठीक। ऋग्वेद में नियोग नियोग मतलब पति की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई से विवाह और विधवा विवाह के कुछ उदाहरण मिलते हैं। आमतौर पर एक स्त्री से विवाह का प्रचलन था। उस समय आमतौर पर कैसा विवाह होता था? एक स्त्री से विवाह प्रचलन था। लेकिन ऋग्वेद में बहुविवाह और बहुपतित्व के कुछ प्रसंग मिलते हैं। कहीं कहीं आपको थोड़ा मोड़ा उसका प्रसंग मिलता है। ऋग्वेद में बेटियों के लिए कोई राय प्रकट नहीं की गई है, जबकि स्थितियों में बारंबार बच्चों और मवेशियों की इच्छा का प्रसंग आता है। पुत्र को जन्म देने की प्राथमिकता के पीछे एक संभावित संभावित कारण समाज का लड़ाकू प्रवृत्ति का होना था, जहां क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए होने वाले संघर्षों में पुरुष सदस्य का होना जरूरी था। तो उस समय पुरुष होना बहुत जरूरी था। उसमें क्या चलता था? आपका समाज में ज्यादातर लड़ाकू प्रवृत्ति का होना था, मतलब झगड़ा लड़ाई ज्यादा होता था। ठीक। तो उसमें पुरुष की जरूरत ज्यादा थी। अगला है आपका, समाज जाति पाति की रेखाओं से विभाजित नहीं था। उस समय समाज जो था जाति पाति में विभाजित नहीं था, और राजन, पुरोहित, कलाकार आदि भी कुल के समूह का ही हिस्सा थे। ऋग्वेद का निम्न छंद इस बात का परिचायक है: मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य हैं, और मेरी माँ पत्थर पर अन्न पीसने वाली है। धन के लिए प्रयासरत विविध योजनाओं से के साथ हम अपनी इच्छाओं का अनुसरण मवेशियों की तरह करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, हालांकि इस काल में कुछ निश्चित असमानताएं जरूर मौजूद थी। वैदिक और अवैदिक लोगों के बीच प्रथम असमानता का आधार वर्ण या रंग था। उस समय लोगों में असमानताएं जरूर थी वैदिक अवैदिक लोगों के बीच, कि उसमें वर्ण मतलब रंग का था, काले गोरे का भेद। वैदिक लोग गौर वर्ण के थे, मतलब वैदिक लोग जो थे वो गोरे रंग के थे। जबकि अवैदिक स्थानीय लोग श्याम वर्ण के थे। मतलब जो यहाँ के मूल निवासी लोग थे वो स्थानीय लोग श्याम वर्ण के थे, और वैदिक लोग जो थे वो गोरे रंग के थे। और वे अलग भाषा बोलते थे, और उनकी भाषा कैसी थी? अलग भाषा थी। ऋग्वेद के लेखक अपने आप को अन्य समूहों, जिन्हें दस्यु या दास कहते थे से विशिष्ट मानते थे। दासों को अव्रता, जो देवताओं के नियमों का पालन नहीं करते थे, दासों को अव्रता बोलते थे, जो देवताओं के नियमों का पालन नहीं करते थे। और अकृत, जो यज्ञों का निष्पादन नहीं करते थे, उनको अव्रता और अक्रतु बोलते थे के रूप में उल्लेखित किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, यद्यपि सामाजिक रूप से संगठित वर्ण व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। सामाजिक रूप से वर्ण व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, और जनजातीय तत्व समाज में काफी मजबूत थे। जो जनजाति समूह थे वो समाज में कैसे थे? बहुत मजबूत थे। फिर भी अब तक ऋग्वैदिक समाज को पूरी तरह से समानाधिकारवादी समाज नहीं माना जा सकता था। उस समय का जो समाज था ऋग्वैदिक समाज, उसको समान अधिकारवादी समाज नहीं माना जाता था, क्योंकि समाज का विभाजन श्रम व लिंग के विभाजन पर आधारित था।
4 वर्णों का एकमात्र उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल मतलब 10वें पुस्तक के पूर्व सूक्त में मिलता है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत संभवतः ऋग्वैदिक काल के अंत में हुई होगी और वहाँ सामाजिक गतिशीलता थी और कठोर सामाजिक वर्गीकरण का अभाव था, मगर ऋग्वैदिक लोग दास प्रथा से परिचित थे। चलिए आज हम लोग इतना पढ़ लें। अब अगले दिन हम लोग ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था देखेंगे। धन्यवाद।